गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जो था हमारा मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के संदर्भ में। उसमें हम बात कर चुके थे मानव भूगोल की परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों ने दी थी, जिसमें रेडजेल, सैंपल और ब्लाश की परिभाषा हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो प्रकृति यानी कि नेचर, किसी भी चीज का नेचर। मानव भूगोल का नेचर क्या है, इसमें हम किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, इस चीज का महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ, कैसे हुआ है, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है भौगोलिक दृष्टिकोण में, वो ही मानव भूगोल की क्या है, प्रकृति है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं लैंग्वेज के आधार पर भी। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पर्यावरण और मानव के मध्य घनिष्ठ संबंध है और उन्हीं का अध्ययन हम किस में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। आपने 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया था। हमने वहां पर भू आकृतिक प्रदेश जो थे हमारे भारत के, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति जात, प्राणी जात, इन सबों का अध्ययन किया था। इसके अलावा गृह, गांव, नगर, सड़कों, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इन सब चीजों को बनाने वाला कौन है, मानव है। लेकिन इन सब चीजों में जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे पर्यावरण से या प्रकृति से संबंधित हैं, उन चीजों का प्रयोग मानव करता है। तो ये मानव के द्वारा निर्मित हैं और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का हम इनमें प्रयोग करते हैं। जैसे कि सड़क बनेगी तो उसमें जो भी सामान लगेगा वो सामान का प्रयोग तो मानव करेगा, लेकिन सामान कहाँ से आएगा, हमारे आसपास का जो वातावरण है, भौतिक पर्यावरण है, वहीं से हमें वो सामान प्राप्त होगा। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव के द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है और साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। पर्यावरण का देखो मानव पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरण के लिए घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया है। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु की गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम सबसे पहले प्रकृति के नियमों को जानें कि प्रकृति क्या चाहती है, उस हिसाब से ही हम टेक्नोलॉजी का आविष्कार करें या टेक्नोलॉजी को यूज करें, उस हिसाब से ही। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु की गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम कर देती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम यानी कि आदिवासी जीवन जीता था पहले। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। यानी कि मानव ने जो पर्यावरण था, जैसा माहौल था आदिवासी जीवन में, उसने अपने पर्यावरण के साथ समझौता कर लिया और वो वैसे ही आदिवासी अवस्था में रहता था। वो था हमारा पर्यावरणीय निश्चयवाद। हमारी 3 संकल्पनाएं भूगोल में हुई हैं, जिनमें से निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। यहाँ पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसे कहा गया है, इसे ही इसका एक नाम है नियतिवाद। इसे हम नियतिवाद भी कहते हैं
केवल इसको निश्चयवाद भी कहा जाता है और इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। ठीक है, ये सी का नाम है, नियतिवाद भी इसे कहते हैं। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। प्राचीन काल में यही सब था कि मनुष्य प्रकृति से डरता भी था, उसकी प्रचंडता भी उसे पता थी कि क्या क्या हो सकता है और उसकी पूजा भी किया करता था। मानव के प्राकृतिकरण की एक कथा यहाँ पर दी गई है। बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता था। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्राय गांवों में मिलती है, भी यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। छोटी लंगोटी पहनने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा का सर्वेक्षण करता है और उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। पेंडा देखो, स्थानांतरित कृषि का ही नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं और राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया, तो सोचता है कि सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है और जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है और अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गजेरा और कुचला संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। यह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई तथा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों को उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। बॉक्स की कथा मानव का प्राकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़ें जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली, बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी लोग समझने लगे हैं और नई नई चीजें आने लगी हैं। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी होने लग गई है आजकल। ये अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण के से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारागाहें, तटों पर पत्तन, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह आदि हैं। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया था, यानी कि प्रकृति हमारे लिए संभावनाएं देती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पर्यावरणीय निश्चयवाद, एक संकल्पना भूगोल में दी गई है वो है। सेकंड ये है संभववाद। ठीक है, प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। इसे अंडरलाइन कर लें। संभववाद का नाम दिया गया है। एक और जो संकल्पना है या सिद्धांत कहें वो है संभववाद और प्रकृति इसमें अवसर प्रदान करती है, मानव उसका प्रयोग
करता है और धीरे धीरे प्रकृति मानवीकरण होता जाता है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। प्रकृति का मानवीकरण। ट्रॉन्डहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवनें और भारी हिम, महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे कमरे में कार से काम पर जाती है और सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपने शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहां पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते हैं। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला और कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान के द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगवाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों से अनेक 30 वर्षीय लोगों के लिए अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। ऐसा कैसे हुआ कि कैरी पहले तो कहाँ थी और फिर शाम को अपना सीरियल देखने के लिए समय पर अपने घर पहुंच गई? तो ये सब किस कारण से हुआ है? ये सब हुआ है टेक्नोलॉजी के कारण से। देखो, अब हम जिन सिद्धांतों की बात हमने आगे की थी वहां इनका जिक्र अब यहाँ पर ढंग से आ गया है, तो हम इनको देख लेते हैं एक बार। तो एक था हमारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और एक था हमारा संभववाद और एक था हमारा नव निश्चयवाद। 3 संकल्पनाएं हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, हम देख लेते हैं कि जो हमारा पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसको किस विद्वान ने दिया है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद जो हमारा सिद्धांत है, इसे हमें पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो सिद्धांत है वो दिया है फ्रेडरिक रेटजेल ने। संभववाद का जो सिद्धांत है वो दिया है विडाल डी लाब्लाश, जिनकी परिभाषा भी हमने आगे पढ़ी थी, उन्होंने दिया है। पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति पर बल दिया गया है, संभववाद में मानव पर बल दिया गया है और नव निश्चयवाद जो सिद्धांत है ये दिया है ग्रिफिथ टेलर, एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने दिया है और इसमें मानव और प्रकृति के मध्य सामंजस्य पर जोर दिया गया है। आगे देखो, आप में से जो नगरों में रहते हैं और नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों के द्वारा होता है। हमें पता है कि लाल बत्ती हमें रोकने का संकेत देती है, एम्बर जो पीली बत्ती है तैयार होने का, और लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है कि पीली बत्ती पे हम तैयार हो जाते हैं और हरी बत्ती का मतलब होता है कि आप जा सकते हैं। संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों का प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे दे तो हमें अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिम नदियां, निम्नीकृत भूमियां हैं। नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। देखो, समय के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे मानव भूगोल का क्षेत्र विस्तृत होने लगा। पहले लोगों को ज्यादा जानकारियां नहीं थी, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे अन्वेषण का युग बढ़ा, लोगों ने खोज की और बहुत सारी चीजें अच्छी बढ़ गई। उसके कारण से क्या है, विकास हुआ, प्रौद्योगिकी विकसित हुई। यहाँ पर कुछ विचारधाराएं दी गई हैं जो मानव भूगोल से संबंधित हैं। तो मानव भूगोल की कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा, तो मानवतावादी विचारधारा या कल्याणपरक विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था।
इसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों को सम्मिलित किया गया था। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स प्रारंभ कर दिया था। पूछा जाता है हमसे प्रश्न, मानव भूगोल की कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्ष, जिसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को सम्मिलित किया जाता है। आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा से क्या समझते हैं आप? तो इसमें निर्धनता के कारण, बंधन, सामाजिक असमानता आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा, तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज्यादा जोर दिया है। देखो, मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि मानव भूगोल में कोई भी चीज कब, कहाँ, कैसे घटित हुई है, इस चीज का अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। यहाँ पर एक सारणी दी गई है, उस सारणी के द्वारा हम मानव भूगोल की बृहत अवस्थाओं को देख सकते हैं कि किस चीज का विकास कब हुआ था। ये रही सारणी। इसमें देखो, आरंभिक उपनिवेश युग था, उसमें अन्वेषण और विवरण। तो देखो यहाँ पर साम्राज्यी और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्रों में खोज और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं के द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना था। उसके बाद उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण हुआ कि प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश अर्थात पृथ्वी के सभी भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। उसके बाद अंतर युद्ध संबंधी अवधि के बीच 1930 का दशक, इसमें क्षेत्रीय विभेदन यानी एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार से भिन्न है और क्यों भिन्न है, इस चीज को समझने का इसमें अध्ययन किया गया था। फिर 1950 के दशक से अंत के 1960 के दशक तक स्थानिक संगठन, इसमें कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट था ये समय। मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया गया। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये थी मानव भूगोल की वृहत अवस्थाएं कि किस युग में कौन सी चीज हुई थी। इस चीज को विशेष ध्यान रखें। इसमें हमने जो पढ़ा है, आज के जो चैप्टर में हमने पढ़ा, उसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद को हम नियतिवाद भी कहते हैं, संभववाद और नवनिश्चयवाद जिसे नवनियतिवाद भी कहा जाता है, और रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद देने वाले रेटजेल थे, संभववाद देने वाले विडाल डीला ब्लाश थे और नवनिश्चयवाद देने वाले ग्रिफिथ टेलर थे। इसके अलावा कुछ विचारधाराएं जिनमें कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। ये इम्पोर्टेंट है। आमूलवादी विचारधारा जिसे रेडिकल विचारधारा थी, और व्यवहारिक विचारधारा ये भी इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा मानव भूगोल के जो विकास हुआ है, विभिन्न अवस्थाएं जो इसकी दे रखी हैं हमें यहाँ पर, ये सारणी भी काफी इम्पोर्टेंट है कि कौन से समय में कौन सी चीज विकसित हुई है, किस किस चीज की खोज किस समय हुई है। इन सब चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बाकी हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर अपनी अगली क्लास में। यहीं मैं अपनी क्लास को खत्म करती हूँ। थैंक यू।